हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को पोल साइंस का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका 2023 में आने का बहुत ही संभावना है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा के बारे में लिखिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार का क्या है, 3 अंग होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों का क्या है, मालिक यदि एक व्यक्ति को बना दिया जाए तो क्या हो जाएगी, सरकार जो है निरंकुश माने अत्याचारी होने का संभावना उसका अधिक बढ़ जाएगा। आंसर है सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का कार्य किस तरह संचालित किया जाए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। प्रत्येक विद्वान इस पर अपना अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। इन विद्वानों में मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अर्घदूत कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू। पैराग्राफ चेंज कर देंगे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों शक्तियों का कार्य अलग अलग होना चाहिए। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने शक्तियों के क्षेत्र में स्वतंत्र है तथा कोई भी अंग एक दूसरे की शक्तियों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग संयुक्त भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ब्लैक स्टोन ने कहा है, जब कभी कानून निर्माण तथा उसे लागू करने की शक्ति एक ही व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह में निहित होता है, वहाँ सार्वजनिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अगला है मॉन्टेस्क्यू का विचार। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अंतिम रूप देने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू को जाता है। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बताया है, जब व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति या शासक के पास होता है तो वहाँ स्वतंत्रता का अस्तित्व तो नहीं रहता है, क्योंकि संभावना रहती है कहीं राजा अत्याचारी ढंग से शासन ना करने लगे। इसी प्रकार यदि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से अलग ना किया जाए तो स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण। मेरिट ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के निम्नलिखित गुण है। 1 नंबर होगा स्वतंत्रता की रक्षा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका अपना कार्य अलग अलग देखती है। कोई भी अंग ना मनमानी करता है और न दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, अतः नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। 2 नंबर है निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा। तीनों शक्तियों का कार्य अलग अलग संचालन होने के कारण तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कोई भी शक्ति एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है तथा सरकार निरंकुश एवं अत्याचारी होने से बच जाती है। 3 नंबर है कार्यों की कमी होती है। तीनों शक्तियों के विभाजन के कारण प्रत्येक अंग के कार्य अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण से कार्य सुचारू रूप से होता है। 4 नंबर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है, जिससे वे उचित ढंग से न्याय करते हैं। अगला है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना या दोष। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के निम्नलिखित दोष है। 1 नंबर अव्यवहारिक। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कोई भी सरकार में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं जहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कार्य अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। 2 नंबर है अल्प वैज्ञानिक।
किसी मकान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से यहाँ पर कुछ होगा, उच्च नहीं, कुछ तत्वों को बनाने में उपयोग नहीं किया जाए तो मकान पूरी नहीं होगा। इसी तरह सरकार को चलाने के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाए तो सरकार सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। 3 नंबर, आंतरिक संघर्ष। आलोचकों का कहना है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा देता है। यदि तीनों शक्तियाँ अलग अलग होती तो आवश्यकता पड़ने पर कोई एक दूसरों की सहायता नहीं करता है और हमेशा तीनों शक्तियों में ठनी रहती है। 4 नंबर हेडिंग है मॉन्टेस्क्यू की गलत धारणा। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया है, लेकिन इंग्लैंड शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं रही है। मॉन्टेस्क्यू के समय के पूर्व से लेकर आज तक इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है और सहयोग पर आधारित है। अतः मॉन्टेस्क्यू की धारणा गलत है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था को रोकने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आवश्यक है, किंतु उसमें उचित सामंजस्य होना चाहिए। 2023 में आप लोगों को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका, अधिक चांस है कि ये दोनों क्वेश्चन, तीनों में क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में रहेगा और कोई एक करना रहेगा। एक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत रहेगा और उसका अथवा में एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका रहेगा। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि आंसर दीजिए सर, आंसर दीजिए, इसलिए मैं इस वीडियो को डाला हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।